और सबसे बड़ी बात कि इस चुनाव में जो बेईमानी करी है, जो देश के सामने बड़े भयानक मुद्दे हैं, देश की स्थिति जो भयानक है, उस स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए यह नौटंकी, यह शगुफा छोड़ा गया है। मैं जितनी भी मीटिंगें करनी है, अगर किसी लेटरिन का भी फीता काटने मुझे जाना है तो वहां भी मैं रोड शो करूंगा, वहां भी हजारों की संख्या में जो वो है क्या कहते हैं वो गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां मंगाऊंगा, सारे सरकारी अमले का इस्तेमाल करूंगा। चक्कर में जो फ्लाई पास करवाया वायुसेना के जहाज जो उड़ा, ये काहे से उड़ा है भैया? इनमें तेल नहीं जाता, ये पानी से उड़ रहे हैं क्या? सब कुछ स्क्रिप्टेड है। कुछ लोगों को पकड़ के उनकी वीडियो बनवाओ और कहो देखो जो बड़े बड़े जो सोने चांदी के व्यापारी हैं वो प्रधानमंत्री की बात का सम्मान करे, सब कुछ कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह। बात करेंगे जिस तरीके से अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और सरकार बननी शुरू हुई, इसके बाद ही तुरंत ही प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि अब सोना 1 साल तक नहीं खरीदना है और साथ ही अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, अपनी गाड़ियों से प्राइवेट ना चलें, ईंधन की बचत करें, पेट्रोल डीजल की बचत करें, खाद्य तेलों का बचत करें। इस तरीके से तमाम चीज़ें बताई और कहा कि वर्क फ्रॉम होम करें। देश में इसके बाद तमाम लोग सवाल उठाने लग गए, विपक्षी दल के तमाम नेता, कि आखिर देश में क्या आर्थिक आपातकाल जैसी आहट है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी का अभी हालिया बयान है, इसको किस रूप में देखते हैं हम? ये बयान नहीं है, ये घोषणा है, आर्थिक आपात की घोषणा है। यानी प्रधानमंत्री की हैदराबाद की रैली में इस बात की घोषणा कर दी गई है, चाहे उसको उस रूप में उन शब्दों में नहीं कहा गया है, पर घोषणा इस बात की हो चुकी है कि भारत में आर्थिक आपातकाल लग चुका है और उसकी स्थिति कितनी भयानक होगी, यह बात इसी बात से साबित हो जाती है कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है वर्क फ्रॉम होम की स्थिति आ गई है और देश में कार पूल करके चलें। बेशक प्रधानमंत्री सैकड़ों कार के काफिले में रोड शो करता फिरे, लेकिन जनता को सलाह दी जा रही है कि वो कार पूल करके चले, मेट्रो में चले, यह सलाह जनता को दी जा रही है। और तेल, डीजल और पेट्रोल यानी कम खर्च करे, और साथ में खाने का तेल भी उसे कम खर्च करे, यह सलाह दी जा रही है। तो मेरी समझ में तो बहुत सिंपल सा है कि यह बयान नहीं है, यह पब्लिक रैली से आपातकाल की घोषणा है, आर्थिक आपातकाल की घोषणा है, लागू हो चुका देश में। आप कह रहे हैं आर्थिक आपातकाल की घोषणा है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे थे इसके पहले कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी कह रहे हैं कि अगर इतनी चीजें मान ली जाएं तो शायद जल्दी हम इससे उबर जाएंगे सारी चीजों। देखिए, 2-3 चीजें हैं प्रधानमंत्री के विषय में। एक तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेपैंदी का लोटा है, किधर कोई लुढ़क जा, अभी कुछ कह रहा है, अगले पल कुछ कहेगा, यह तो है उसकी स्थिति। दूसरी बात यह है कि जो कह रहा है कि हालात अच्छे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, तो आप मान लीजिए कि देश के हालात बहुत बुरे हैं और बहुत चिंताजनक स्थिति है, सावधान रहने की जरूरत है। इसका बहुत सीधा है। पिछले 12 साल का जब से देश की राजनीति में है और उससे पहले वो देश का मुख्यमंत्री था, तब वो गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मोदी के पूरे चरित्र का आप आकलन कर लीजिए। अगर उसने बोला कि ये होगा, आप समझ लीजिए कि नहीं होगा। जिसके विषय में बोला कि ये नहीं होगा, मान लीजिए कि ये जरूर होगा। तो उसके कहने का जो कहता है उसके उलट होता है और उसके उलट करता है, और जो करता है उसे कहता नहीं है। ये उसकी फितरत है, ये उसके चरित्र का एक अंग है जो ये कहा जाता है।
क्या करना चाहिए फिर देश की जनता को, क्या करना चाहिए? क्योंकि देश की जनता अब जरूर प्रधानमंत्री मोदी के बयान का पालन करेगी, क्योंकि रूबिका लियाकत जैसे तमाम पत्रकार हैं जो ये दिखा रहे हैं कि सोने के जो दुकानें हैं उनके जो ओनर हैं वो भावुक हो रहे हैं, इस बयान पे कह रहे हैं कि हम तो देश के लिए कुर्बानी देंगे, इस तरीके से चीजें करके बंद करके। देखिए, ये रूबिका लियाकत पियाकत जिनकी आप बात कर रहे हो, आप इन्हें पत्रकार कहते हो, मुझे तो इसी बात में बड़ा दुख है। अरे उनसे कहीं बेहतर, कई गुना बेहतर पत्रकार आप हो। आप जनता के मुद्दे उठा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, जनता तक पहुंचा रहे हो। ये जिन्हें आप ये पत्रकार का तमगा दे रहे हो, वो पत्रकार तो बहुत दूर की बात है, वो इंसान भी नहीं है। उनकी स्थिति यह है कि वो इंसान भी नहीं है जिन्हें आप पत्रकार की बात कर रहे हो। जो लोग इस देश को तबाह करने के लिए लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और सरकार के एजेंट, सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जो देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, आप उन्हें पत्रकार कह रहे हो। अगर वो पत्रकार होते तो सरकार से सवाल पूछते कि अभी आप जिस समय चुनाव चल रहा था, खुद प्रधानमंत्री, खुद गृह मंत्री, सारे और मंत्री, उनके नेता, सारे जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगा रखे, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी लगा रखे, पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी लगा रखे, वो लगातार कह रहे हैं ना तो गैस की कमी है, ना डीजल की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, देश में हर चीज की जो है पूरी भंडार भरे हुए हैं, कोई इसमें कमी नहीं है। और अब जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, चुनाव के रिजल्ट आ गए, और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बेईमानी करके जहां जहां बनानी थी वहां सरकार बना ली, और सरकार बनाने के बाद अब प्रधानमंत्री आके कहता है कि देश में बहुत बुरे हालात हैं, पेट्रोल डीजल हमें कम खर्च करना चाहिए, हमें कम खरीदना चाहिए, खाने का तेल हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए, किसानों को जो खाद इस्तेमाल करते हैं वो आधा कर देना चाहिए। अबे आधा कर देगा तो फसल कहां से होगी? क्या नेचुरल खेती या जिसे कहें ऑर्गेनिक खेती, इसके विषय में किसानों को कुछ बताया गया, कुछ समझाया गया? सरकार की तरफ से कोई काम हुआ क्या कि आप ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो जिसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम से कम होता है और फसल बढ़िया होती है? क्या ऐसा सरकार की तरफ से कोई कार्यक्रम हुआ? नहीं। आप कह रहे हो तेल और पेट्रोल और डीजल जो है आप उसको कम करो। भैया हमारे पास में तेल के कुएं नहीं है, भारत के पास तेल के कुएं थे, तेल के कुएं हैं। ओएनजीसी ये काम कर रही थी बहुत अच्छी तरह से। इस ओएनजीसी को बर्बाद किसने किया? मोदी ने। किस लिए किया? अपने यार अंबानी के लिए किया। बेड़ा गर्क कर दिया इतनी बढ़िया एजेंसी का। वो खूब तेल के कुओं की तलाश कर रही थी, तेल निकालने की व्यवस्था कर रही थी, गैस निकालने की व्यवस्था कर रही थी, और इसके यार अंबानी ने ओएनजीसी के कुएं के पास में ही एक अपना कुआं, उससे जो है गैस जो अंदर जो गैस का वो पाइप लगा के या वो पूरी व्यवस्था करके गैस निकाल ली, वहां से चुरा ली सरकार की गैस, जिस पे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का शायद जुर्माना है और मुकदमा भी चल रहा है शायद। ये स्थिति है। तो देश में सब कुछ था, बर्बाद किसने किया? खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश में तेल की, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कोई किल्लत नहीं होती, पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं होती, इसके भाव बढ़ते नहीं। अगर देश का प्रधानमंत्री अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से ठीक 24 घंटे पहले इजराइल में अपनी गुलामी करके नहीं आया होता, तो जो ट्रंप के सामने, जो उसके नेतन्याहू के सामने उससे कह के आया कि हम इजराइल के साथ हैं, हर स्थिति में, हर तरह से इजराइल के साथ में। अबे खूनियों के साथ में हो, जो जेनोसाइड कर रहे हैं, कत्लेआम मचा रहे हैं जनता का। गाजा में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को कत्लेआम कर दिया, उनके साथ में खड़े हो। लेबनान में कत्लेआम किया जा रहा है, उनके साथ में खड़े हो आप। अली खमानी जैसे जो नेता हैं और तकरीबन 40-45 जो नेता हैं ईरान के, उनकी नृशंस हत्या कर दी। ऐसे हत्यारों के साथ में तुम खड़े हो। देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि एप्सिन फाइल में है। एप्सिन फाइल में नाम है कई बार इजराइल प्रधानमंत्री का। कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री।
तो ये जो हालात हुए ये किसकी वजह से हुए? प्रधानमंत्री की वजह से। ईरान के साथ तो हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, आज भी ईरान के साथ में जिनके संबंध हैं, चाहे वो दक्षिण कोरिया, वो उत्तर कोरिया हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे और देश हो, इवन श्रीलंका तक को, जापान तक को, वहां से तेल बड़े आराम से मिल रहा है, निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें भी मिलता रहता, जैसे चाइना को जा रहा, चाइना का कोई तेल टैंकर रुका नहीं है, सब कुछ चाइना को हो रहा, हमें भी मिलता, बशर्ते हम न्याय और अन्याय के युद्ध में न्याय के साथ में खड़े होते, अन्याय करने वालों के विरोध में खड़े होते। लेकिन जो इस दुनिया में कत्लेआम मचा रखा है, उन अन्याय करने वाले हत्यारों के साथ में, वो ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, हम उनके साथ में खड़े हैं। और जो हमारा सैकड़ों नहीं हजारों साल से हमारा सांस्कृतिक मित्र रहा है, दोस्त रहा है, जिसके हमारे इतने गहरे रिश्ते हैं, हम उसके विरोध में खड़े हो गए। हम अली खामनेई साहब की जो हत्या की गई, उसमें आज तक देश के प्रधानमंत्री ने शोक संदेश भी नहीं भेजा है। तो देश में यह हालात हैं, इन सब के लिए जिम्मेदार तो वही है, और अपने कुकर्मों का बोझ जो है नरेंद्र मोदी देश की जनता पर डाल रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि देश हित में ये सब करना जरूरी है। अब एक तमाम मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से वीडियो रूबिका लियाकत या जो लोग कर रहे हैं, भावुक होकर बता रहे हैं सोने की दुकान के मालिक कि देश हित में हमें ये सब करने की जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी, तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक माहौल जो सोने के मालिक बता रहे हैं, सोने के जो, अरे यार व्यापारी कहीं भी उसका थोड़ा बहुत में नुकसान होगा तो चीखने लगेगा। वो आप कह रहे हो भावुक होकर बता रहे देश हित में करेंगे, किसी कीमत पर नहीं कर सकते। और अगर ये जो कर रहे हैं तो वो भी मोदी की तरह नौटंकी कर रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं कि देश हित में। देश का हित मतलब अगर स्क्रिप्टेड चल रहा, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। कुछ लोगों को पकड़ के उनकी वीडियो बनवाओ और कहो देखो जो बड़े बड़े जो सोने चांदी के व्यापारी हैं वो प्रधानमंत्री की बात का सम्मान कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। अंदर से वो कितने दुखी हो रहे होंगे और कितने गुस्सा हो रहे होंगे, इसका पता नहीं आपको। क्यों? क्योंकि उनके व्यापार पे लात मार रहा है। भाई अगर सोना नहीं खरीदा जाए, सोना 1 साल तक खरीदने के लिए मना कर रहा है देश का प्रधानमंत्री, तो सोने चांदी के व्यापारियों के पेट पे लात मार रहा है ना, उनके व्यापार को बंद करने की बात कर रहा है ना। और केवल उनकी नहीं, वो जो लाखों कारीगर जो सोने के जेवरात बनाते हैं, चांदी के जेवरात बनाते हैं, हीरे जवाहरात के जेवरात बनाते हैं, उनके पेट पर भी लात मार रहा। तो जिनके पेट पर लात लग रही है वो कैसे खुश होंगे? भाई मुझे बता दो कौन सा तरीका है, कौन सी ऐसी वो है। ऐसे साधु संत तो है नहीं, अगर साधु संत होते तो व्यापार का ही करते, कहीं आपने जाके जो धुनी रमाते, ऐसा ना। दूसरी, सोना चांदी कौन खरीदता है आप बताओ? सोना चांदी वो खरीदता है जिसके पास अंधाधुंध पैसा है। और विशेष रूप से इसमें यह कहो कि जिनके पास भैया जिसको शादी विवाह करने, तो उसे तो देन दाने के लिए अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है, वो तो उसकी मजबूरी है। लेकिन अधिकतर जो ये एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, आप देखो ना कितने ज्वेलर्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट करने और गले का हार दिखाते हैं, हाथों के कंगन इतने चौड़े चौड़े दिखाते हैं, गले का हारा से यहां तक भरा हुआ, इतने भारी भरकम, जो लाखों नहीं करोड़ों के ये आते हैं हार जेवरात। इनको कौन खरीदता है? वो खरीदेगा जिसके पास अंधाधुंध दौलत है, बेईमानी की दौलत है, वो खरीदते इतने भारी भारी। देश की आबादी में 125 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। सरकार के हिसाब से, भारत सरकार के हिसाब से और विश्व बैंक के हिसाब से 125 करोड़ लोगों की इनकम इस देश में 6,000 रुपए महीने से भी कम है। तो जिसकी इनकम 6,000 रुपए से महीने से कम है, वो 1.5 लाख रुपए तोले का सोना खरीदेगा। आज की तारीख में मैं समझता हूं 1,54,000 के लगभग सोना 10 ग्राम है आज की तारीख में। तो जो बेचारे 30,000 में नहीं खरीद पाते थे, जो 50,000 में नहीं खरीद पाते थे, वो क्या 1.5 लाख रुपए में 10 ग्राम सोना जब हो रहा है तब क्या खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। वो अपनी बहन बेटियों की शादी में भी किस तरह से कर रहे होंगे इसका पता नहीं। लेकिन कम से कम ये 125 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे, वो 80 करोड़ लोग जिन्हें खुद मोदी कहता है कि 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति एक महीने में दे रहा,
ये तो सोना नहीं खरीद सकते। तो सोना कौन खरीद रहा? सोना तो वो है जिनके पास अंधाधुंध पैसा, पता ही नहीं है, बेईमानी का अंधाधुंध पैसा है, वही खरीद रहे हैं। वो इसकी बात को मानने को किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। जितना बकना है बकते रहो, आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंदिरा गांधी और तमाम लोग भी इस तरीके से पहले सोना न खरीदने के बयान दे चुके हैं। मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो इंदिरा गांधी जी का पहले कभी कोई बयान नहीं देखा। सुना कि इंदिरा गांधी जी ने कहा कि सोना मत खरीदो, मैंने तो नहीं सुना भैया। ये जो रही इसकी बात, लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोना, मतलब देश जब उसमें था 1965 में, देश में युद्ध चल रहा था, उस दौरान ये कहा था कि जो भी दान दे सकते दो, तो लोगों ने अपने जेवरात तक भी दान दिए उसमें। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था किसानों से कि भैया उत्पादन बढ़िया करो। यहां तो देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि उत्पादन जाए भाड़ में, आप जो करना है, जो खेत में खाद लगा रहे हो उसे आधा कर दो आप। यानी जो लगा रहे हैं खाद, जिससे जो पैदावार हो रही है, उसको कह रहा कि खेत में जो खाद है उसको आधा कर दो। आधा कर दोगे तो फसल भी आधी हो जाएगी। बहुत सीधा सा है ये। और दूसरी बात यह है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, उन्होंने कहा उपवास रखो, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद उपवास रखा। मेरे सुनने में जो आया है, जो मैं सुन रहा हूं आजकल मीडिया पे भी चल रहा, मुश्किल से 2-3 जोड़े उनके पास में कपड़े थे लाल बहादुर शास्त्री जी के पास में। इस जो ये कह रहा है कि ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, उसके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं इसका तो उसे एहसास नहीं। दिन में 4 बार तो ड्रेस बदले, है नहीं? और दूसरी बात, जो व्यक्ति पेट्रोल और डीजल कम खर्च करने की बात कर रहा है, गाड़ी पूल करने की बात कर रहा है, हैदराबाद में भाषण देने के 3 घंटे बाद ही रोड शो में सैकड़ों गाड़ियां लेके साथ में चल रहा है, पेट्रोल और डीजल बर्बाद कर रहा है। तो जब देश के प्रधानमंत्री की नैतिकता इतनी मर चुकी है कि वो कह जो रहा है उस पर खुद ही अमल नहीं कर रहा, और वो भी तुरंत 3 घंटे के बाद। अबे कम से कम ये तो सोचो, लोग इतने नासमझ हैं क्या? लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री अभी तो ये कह रहा, मंच पर खड़ा हुआ, कि तेल कम खर्च करो, और ये जा रहा है ये तेल में जो तेल फूंकता हुआ सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में। क्या लोग इतने नासमझ समझ नहीं रहे हैं? और केवल यही नहीं, वहां के बाद में अगले दिन जामनगर में आके, गुजरात में जामनगर में आके वहां फिर रोड शो किया। वहां सोमनाथ के मंदिर के चक्कर में जो फ्लाई पास करवाया, वायुसेना के जहाज जो उड़ा, ये काहे से उड़ा है भैया? इनमें तेल नहीं जाता, ये पानी से उड़ रहे हैं क्या? सो ये जो सारी चीजें कह रही हैं, उसका सिंपल कहना यह है मोदी का, जितना मैं समझ पाया हूं आज तक मोदी के चरित्र को, जो 12 साल में समझ पाया हूं, उसका यह है कि भैया सब कुछ जो करना है देश की भलाई के लिए, वो देश की जनता को करना है। लेकिन मैं अपनी अय्याशी में कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी अय्याशी ऐसे ही जारी रखूंगा। मैं जितनी भी मीटिंगें करनी है, अगर किसी लेटरिन का भी फीता काटने मुझे जाना है तो वहां भी मैं रोड शो करूंगा। वहां भी हजारों की संख्या में जो वो है क्या कहते हैं, वो गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां मंगाऊंगा, सारे सरकारी अमले का इस्तेमाल करूंगा, सैकड़ों करोड़ रुपए अपनी उस मीटिंग में वो करूंगा, बर्बाद करूंगा। तो मैं तो जो मन में आएगा वो करूंगा, लेकिन मैं जनता से यही जरूर कहूंगा, जनता से चाहूंगा कि वो अपने सब खाने पीने में सब में कटौती करे। अब है ही कान लंगोट तक तो तू खींचने के चक्कर में देश की जनता की रह क्या गया? जनता के पास में रोजगार छीन लिया, रोटी उनके पेट से छीन ली, शिक्षा छीन ली, क्या छोड़ा है जनता के पास में जिसके बंद करने की बात है? और भैया जिसके पास में है, प्रधानमंत्री रोज चीखता रहा सुबह से लेकर शाम तक, जिसे सोना खरीदना है खरीदेगा। विदेश यात्रा जाने की मना कर रहा तो खुद भी तो मना कर सकता। 7 दिन के लिए विदेश यात्रा पे जा रहा, 4 देशों की यात्रा करने के लिए। आ रही समझ में बात? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया चाहे जो भी करे, लोगों से कहना कि तुम ये करो, पर मैं अपनी अय्याशी में जो है कमी नहीं करूंगा। अगर विदेश जाने से विदेशी मुद्रा खर्च होती है तो भैया तू भी तो बचा, चाहे कितनी सी बचे, चाहे $1000 बचे, 2-4 $10,000 बचे, $1,00,000 बचे, बचा तो सही ना। विदेश देश की भलाई के लिए तो नहीं जा रहा, यह तो पक्की बात है। देश की भलाई के लिए, देश के लिए काम करने के लिए मोदी विदेश नहीं जा रहा। उसके पीछे निश्चित रूप से उसका एजेंडा होगा कि अडानी के लिए कुछ व्यापारिक समझौते करने जा रहा होगा, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इस चुनाव में जो बेईमानी करी है, जो देश के सामने बड़े भयानक मुद्दे हैं,
देश की स्थिति जो भयानक है, उस स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए ये नौटंकी, ये शगुफा छोड़ा गया। क्या छिपाया जा रहा है इसमें, और भी क्या चीजें हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है? छिपाया ये क्योंकि जा रहा है। राहुल गांधी भी बयान आया कि देश के प्रधानमंत्री को देश चलाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल देश चलाना तो पहले दिन से नहीं आवे। उसे आता क्या है? मोदी को आता है झूठ बोलना, मोदी को आता है देश के लोगों को गुमराह करना, मोदी को आता है देश के लोगों की, जनता की पीठ में छुरा भोंकना, ये मोदी को आता है। मोदी को आता है बेरोजगार करना, लोगों को रोजगार छीन लेना, एजुकेशन खत्म कर देना, ये मोदी को आता है। और मोदी को आता है कि अपने यारों के लिए पूरे देश को बेच देना, सब कुछ अपने यारों के नाम कर देना, ये मोदी को आता है। ये है मोदी का। और क्या आता है मोदी को? इसके अलावा कुछ नहीं आता। और अडानी के लिए दुनिया के कोने में जा जाके व्यापार ढूंढना, कारोबार ढूंढना, ये मोदी को आता है। और देश में कहीं भी जमीन पड़ी हो, वो जमीन मोदी को, उसको योगी उसको दे देना, अडानी को ये आता है। और मोदी को आता है कि इस देश का जो पर्यावरण है, इस देश के जो बड़े बड़े हजारों साल पुराने जंगल हैं, पेड़ हैं, उनको अडानी को देकर कटवा देना, देश की धरती को तबाह कर देना, यह मोदी को आता है। और अब उसका लेटेस्ट निशाना है अंडमान और निकोबार, जहां पर तकरीबन 50 से 60 लाख पेड़ काटने की तैयारी चल रही है। 130 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसको पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी चल रही है, और वो भी विकास के नाम पर। यह सारी की सारी स्थिति देश के सामने खड़ी है, और देश की जो भयानक स्थिति है उसको छुपाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।